Hello everyone, I once again welcome you all on Law Vida's YouTube channel, and today we will be discussing about the questions which have been asked previously in the All India Bar examination specifically related to the taxation law. ठीक है, टैक्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एंड दैट इज कि हमने इस एंटायर AIB के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेट करके उनके सेपरेट PDF फाइल्स जो है वो रेडी कर ली हैं अलॉन्ग विद इट्स सेपरेट आंसर कीज एज वेल. ठीक है, एंड अगर आप ये कंप्लीट PDF सेट जो है हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप गिवन कॉन्टैक्ट हैंडल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर ईमेल, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो. ठीक है, आपको ये सेट जो है कंप्लीटली वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन. अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इट्स लीगल बैकिंग अलॉन्ग विद इट्स करेक्ट ऑप्शन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कहता है कि जो GST है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो इंडिया में कब से लागू हुआ, कब से दैट केम इनटू फोर्स. सो दैट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ऑप्शन 1 जो है ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, GST क्या है? एज यू ऑल नो कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है. ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जिसमें मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम जो है वो बनाया गया. ठीक है, वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो ऑफिशियली इंडिया में 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ. और इससे पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे मल्टीपल टैक्सेस जो है वो लगते थे. ठीक है, इसके आने के बाद से इसने इन सारी ही चीज़ों को रिप्लेस किया और इससे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हमारा सिंप्लीफाई हो गया. Then next question is कि permanent account number PAN is identified is defined under which this statute, whether it is defined under the wealth tax या फिर GST या फिर income tax act 1961 या फिर finance act 1992. So the correct option is option number C, income tax act 1961 में ये चीज़ defined है. PAN क्या होता है? तो ये एक यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है और इसका पर्पस होता है टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ट्रैक करना. ठीक है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना एंड जो टैक्स इवेजन होता है उसको काफ़ी हद तक रोकना. और पैन का प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर दिया गया है सेक्शन 139A में. ठीक है, और ये सेक्शन पैन अलॉटमेंट और उसे उसका जो यूज़ होता है उसको रेगुलेट करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 29 है ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में रिवीजन पिटिशन से रिलेटेड है या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील से रिलेटेड है या फिर वेल्थ टैक्स रिटर्न या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज अपील इन सुप्रीम कोर्ट, ये उससे रिलेटेड है. सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील का एक राइट होता है. यानी अगर किसी पार्टी को हाई कोर्ट के जजमेंट से डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, वो उससे अग्री नहीं करता तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन में दूसरे व्यक्ति की इनकम SSC की टोटल इनकम में इंक्लूड की जा सकती है? ठीक है, इनकम ऑफ अदर पर्सन जो है वो इंक्लूड की जाती है SSC की टोटल इनकम में अंडर विच सेक्शन? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 60 to 65 जो है ये उसमें दिया गया है, ये प्रोविजंस वहाँ हैं. इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सिचुएशंस में एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन की इनकम में इंक्लूड यानी कि क्लब की जाती है ताकि जो टैक्स इवेजन है उसको रोका जा सके. और इसके जो प्रोविजंस है वो 60 से 65 में डील किया गया, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये सब. ठीक है, और इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन पर्पस होता है वो होता है टैक्स अवॉइडेंस रोकना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 12 महीने के पीरियड को क्या कहते हैं? ठीक है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज व्हाट? सो दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, जिसमें पिछले साल की इनकम का असेसमेंट और जो टैक्स कैलकुलेशन है वो होता है. ठीक है, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एडम स्मिथ के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी. ये सारे ही उनके कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं. एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो उन्होंने अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस विच वाज रिटन इन 1776 में दिए थे. ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो आज भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ठीक है, इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी का
मतलब होता है कि हर पर्सन को अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है टैक्स वो देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रिच है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, अगर कोई पुअर है तो उसको कम टैक्स उस पर लिवाई करना चाहिए। देन सर्टेनिटी मतलब होता है कि टैक्स अमाउंट, टाइम और मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए। आर्बिट्री टैक्सेशन जो है वो अवॉइड होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। थर्ड इज कन्वीनियंस, तो टैक्स कलेक्शन टैक्स पेयर की कन्वीनियंट मतलब उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि सैलरी से टीडीएस वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कन्वीनियंस के प्रिंसिपल को दर्शाती हैं। देन फोर्थ इज इकोनॉमी, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को कलेक्शन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सबसे पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स लॉ जो है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सर जेम्स विल्सन, वो कौन से ईयर में किया गया था? तो दैट वाज इन द ईयर 1860। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा, और जो ईयर था दैट वाज 1860। और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम के मतलब जब उनका टाइम था तब किया गया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत थी, इसलिए इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया में अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो टैक्स है इनकम टैक्स वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सर जेम्स विल्सन, जो जैसे अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि 1860 में किया गया था। यहाँ पे भी ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस केस में जस्टिस जेसी शाह ने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज की पावर टैक्स पेयर के राइट्स और प्राइवेसी पर सीरियस इन्वेजन करती है, इसलिए उसे स्ट्रिक्टली लॉ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा केस था? वेदर इट वाज द केस ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन वर्सेस पूनमल, और इट वाज आईटीओ वर्सेस सेठ ब्रदर्स, और इट वाज पीआर मित्रानी वर्सेस सीआईटी, और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आईटीओ वर्सेस सेठ ब्रदर्स, ठीक है। इसी केस में जस्टिस जेसी शाह ने ऑब्जर्व किया कि सर्च एंड सीजर पावर्स टैक्स पेयर्स के राइट्स, प्राइवेसी और फ्रीडम पर सीरियस इंपैक्ट डालती हैं, इसलिए अथॉरिटीज को अपनी पावर जो है वो स्ट्रिक्टली लॉ के अकॉर्डेंस में एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब पावर वाइड है पर उसका आर्बिट्री यूज जो है वो अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है, किस आर्टिकल में कंटेन्ड है? सो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 265। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट बिना लॉ के टैक्स जो है वो नहीं इम्पोज कर सकती है, नहीं लगा सकती है। टैक्स लगाने के लिए वैलिड लेजिस्लेशन जो है वो होना जरूरी है। आर्बिट्रेरी टैक्सेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ये टैक्स पेयर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है ये आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससी's टोटल इनकम? सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो, एंड द वेरी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 60 से लेकर के 65 तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीएसटी लॉ के अंडर मनी के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं इंक्लूड होता है, नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट इंक्लूडेड है। करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू ये इंक्लूडेड नहीं है। पे ऑर्डर ये इंक्लूडेड है, और ट्रैवलर्स चेक ये भी इंक्लूडेड है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ठीक है। तो जो आपका जीएसटी लॉ है, ठीक है, उसका जो मतलब बेसिकली जो आपका सीजीएसटी एक्ट ऑफ 2017 सेक्शन 2 क्लॉज 75 जो है वो कहता है मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें इंक्लूडेड होता है इंडियन लीगल टेंडर, चेक्स, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ठीक है, ये लीगल टेंडर के रूप में यूज नहीं हो रही है, या फिर ये कलेक्टिबल आइटम बन जाती है, इसलिए जीएसटी में गुड्स ट्रीट हो सकती है, ठीक है, इसीलिए ये इंक्लूडेड नहीं है मनी के डेफिनेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आर्टिकल 279A है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो किन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? तो वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट का प्रोविजन जो है वो देता है। जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मिलकर टैक्स डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिशन वगैरह भी है इस जीएसटी काउंसिल का, कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके चेयरपर्सन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो उसके उसमें इंक्लूडेड होंगे, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज टैक्स मिनिस्टर उसमें इंक्लूडेड होगा। तो यानी यूनियन प्लस स्टेट्स मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मीनिंग होता है?
तो पहला ऑप्शन इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा इशू किया गया बॉन्ड, ठीक है, 1 जून 2005 के बाद का, या फिर जिसमें मेच्योरिटी से पहले कोई पेमेंट या बेनिफिट नहीं मिलता वो, या फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करे वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2 का क्लॉज 48 है उसके अकॉर्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या फिर पीएसयू इशू करे, जिसमें पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, इन्वेस्टर को मेच्योरिटी पर लंप सम अमाउंट मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई किया जाता है, यानी बॉन्ड डिस्काउंट पर इशू होता है और मेच्योरिटी पर फुल वैल्यू जो है उसकी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए हैं? सो दैट वाज इंसर्टेड बाय 101st, दैट इज 101st अमेंडमेंट ऑफ 2016, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की जरूरत थी क्योंकि पहले सेंटर और स्टेट्स अलग अलग टैक्सेस जो है वो लेवाय करते थे। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने जीएसटी के लिए लीगल फ्रेमवर्क जो है वो दिया, वो प्रोवाइड किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के अंडर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी 20%, ठीक है। सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन अलाउ करता है फॉर प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज बिजनेस एसेट्स के लिए। कुछ केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड जो उसका रेट है ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है, और ये एप्लीकेबल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एज वेल एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर एनुअल वैल्यू से कितनी रिडक्शन जो है वो मिलती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ गिवन है? ये चीज़ गिवन है आपको सेक्शन 24 में, ठीक है, ऑफ द दिस इनकम टैक्स एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, मतलब कि वो फॉरेन कंपनी है, उस पर इनकम टैक्स का रेट क्या होता है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 40%, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। डोमेस्टिक कंपनी यानी कि जो ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और इन पे टैक्स रेट जनरली 25% या फिर 30% होता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज फॉरेन कंपनी, यानी कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड जो भी कंपनीज है दैट विल बी रिगार्डेड एज फॉरेन कंपनी, एंड इंडिया में इनकम अर्न करती हैं वो, और फॉरेन कंपनीज पर हायर टैक्स रेट जो है वो लगता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मिस्टर कपूर ने हाउस बेचा है, ठीक है, 14 लाख का गेन किस हेड में टैक्सेबल होगा? मिस्टर कपूर परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फॉर 80 lakh and sold it in April 2022 for 94 lakh. The gain of 14 lakh will be charged to tax under which head? So that will be charged under ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। कैपिटल गेन क्या होता है? तो जब कोई कैपिटल एसेट जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बेचा जाता है और प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को जो है हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मिस्टर मनजोत ट्रेडर थे, उन्होंने सप्लाई किया गुड्स फ्रॉम हिज फर्म मिस सिंह ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली विद गोडाउन्स इन यूपी पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ही मेड टैक्सेबल exempt supplies in various states. In which states he required to take registration under GST, ठीक है। तो मिस्टर मनजोत को जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन स्टेट्स में लेना जरूरी है? तो जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फर्म कहाँ थी? मिस सिंह ट्रेडर्स रजिस्टर्ड थी इन दिल्ली, गोडाउन्स यूपी पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, और सप्लाईज टैक्सेबल एंड exempt सप्लाईज इन डिफरेंट स्टेट्स होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन सारी जगहों पे उनको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लेना जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल है एक, और उसके लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करता है और थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में सेपरेट जीएसटीआईएन नंबर जो है वो मिलता है, और यहाँ पे इसीलिए उन्हें दिल्ली, यूपी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर सारी जगह रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। इंडिया में जीएसटी के ये मेन स्लैब्स हैं। 0% एसेंशियल आइटम्स जैसे कि मिल्क, फ्रेश फूड, ग्रेन्स, इन सब पे होता है। 5% बेसिक नेसेसिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है। 12% प्रोसेस्ड फूड्स, मोबाइल्स एक्सेट्रा पे। 18% मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, एंड 28% जो है वो लग्जरी गुड्स एक्सेट्रा पे होता है। ये स्टैंडर्ड जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर है, ठीक है। यू मे रेफर दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि
किसी इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट माना जाने के लिए एक कंडीशन क्या है, ठीक है। वेदर इट इज़ कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना, या फिर 180 दिन या उससे ज़्यादा रहना, या फिर 181 या फिर 360। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 182 डेज और मोर, ठीक है। एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 6। और उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट तब माना जाता है जब वो प्रीवियस मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर दे, यानी कि या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर 60 डेज इन दैट ईयर प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ये स्पेशल केसेस में होता है, ये हो, ठीक है। क्वेश्चन में पहली कंडीशन पूछी गई है, तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मार्क आंसर जो है वो मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर बिजनेस जो है वो 31 मार्च 2020 को न्यूली सेटअप हुआ, तो उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो है वो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 2020 as per the Income Tax Act of 1961? So the correct option is option number B, 31st March 2020 to 31st March 2020 itself, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न होती है, और नॉर्मली ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में ये जो रूल है वो डिफरेंट होता है। न्यू बिजनेस के लिए रूल क्या होता है, तो अगर बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट होता है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है डेट ऑफ सेटअप से, और जो एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, ठीक है। और यहाँ पे जो बिजनेस है वो सेटअप हुआ है 31 मार्च 2020 को, इसीलिए वो वहीं से स्टार्ट होके वहीं पे एंड हो जाएगा। सिर्फ एक दिन का जो है प्रीवियस ईयर वो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एक पर्सन को इंडिया का रेजिडेंट कब माना जाता है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहना जरूरी है। सो वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 182 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो इनकम की डेफिनेशन है वो कौन सा सेक्शन में प्रोवाइडेड है। सो दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 clause 24. Option number B is the correct answer of this question. The next question is ki who is regarded as the father of income tax in India? So that is Sir James Wilson. Option number C is the correct option, ठीक है। इन्हीं को इंडिया में इनकम टैक्स का जनक यानी कि फादर जो है वो माना जाता है। और रीजन क्या है, रीजन है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। Then next question is कि no tax shall be levied or collected except by authority of law is found under which article of the Indian Constitution? So the correct option is option number A, under Article 265, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। Then next question is कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का वो कब फोर्स में आया था। So that came into force on 1st April 1962. ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, और ये असेसमेंट ईयर 1962 टू 63 से एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। और इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था, इसने इनकम टैक्स एक्ट 1922 को रिप्लेस किया था, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्सेशन लॉ जो भी कह लो, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो कि रिलेटेड है टू द AIB एग्जामिनेशन। आप इन वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर करते रहे, ताकि आपका जो AIB एग्जामिनेशन है वो बहुत ही स्मूथली आप उसको एस कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।